हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने अभ्यास के 3 प्रश्नों को पहले वीडियो में कर चुके हैं और उसके साथ में ही हमने और भी जो संधि शब्द आए थे अपने पूरे पाठ में उनको हमने बता दिया था। तो उसी से जुड़ा हुआ आपका चतुर्थ प्रश्न भी आ गया है, जिसमें कि उसमें भी संधि शब्द दे दिए हैं और उनके विग्रह बता दिए हैं। तो जैसा कि अपन ने पहले वीडियो में तो कर ही चुके हैं और उनको हमने एक एक से समझा भी दिया है, तो अब हम सीधे आपको विग्रह पद बताते जाएंगे कि करेणाम कुलम जो शब्द है किन से मिलकर बना है, करेणाम और कुलम से। अब यहाँ पे क्या अंतर हुआ, तो इसको आप मां हलंत कर लीजिए। इसको हटा के हमारा जो अनुस्वार है उसको हटा के मां हलंत कर लीजिए। यहाँ पे जो हमारा एक संधि है, ठीक है, यहाँ पे संधि का क्या हुआ है, निषेध हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो करेणाम शब्द है इसमें क्या लगी है, करीना किसको कहा जाता है, हमारे हाथी को। कर्ण किसको कहा जाता है, हाथी को। और उसमें मां हलंत आने से वो क्या बन जाता है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगी होती है। तो जब भी संधि हमारी हुई है और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे करेणाम शब्द से सिर्फ क्या हुआ, हमारा मां हलंत अनुस्वार में बदल गया। क्योंकि अगर इसको हम का या किसी चीज से जोड़ते तो इसमें जो द्वितीय विभक्ति लगी थी वो लोप हो जाती। इसलिए जो विभक्ति वाले अगर कोई पद कहीं पे जुड़ रहा होगा तो उस विभक्ति का लोप नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उसको जैसा का तैसा लिख दिया। को भूत किससे मिलकर बना था, हमारा कह और अभूत शब्द से। पाठ पढ़ाते वक्त भी बताया और पहले अभ्यास कार्य में भी बता दिया। अत्रैव उक्तम भी हमने कई बार बता दिया कि अत्र एव उक्तम, अत्र एव को भी हमने तोड़ के बता दिया है कि अत्र एव से मिलकर तो ये अत्रैव बना, आ और ए से, और उक्तम उसमें जोड़ दिया गया। लेकिन अगर आपके पाठ में केवल 2 में ही पूछा गया है तो अत्रैव उक्तम आप लिख दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। हमने तो इसलिए बता दिया कि अत्रैव शब्द कहाँ से बना, अत्र यानी यहाँ और एव यानी ही से, जिसका अर्थ बन जाता है यही। उक्तम यानी कहा गया। ऐसे ही वृक्षाग्रवासी हमने आपको बताया है कि दीर्घ संधि का नियम लगा है और जो कि वृक्ष और अग्रवासी शब्द से मिलकर बना है। त्वग वस्त्रधारी भी किससे मिलकर बना है, ये जो ग है जशत्व संधि के नियम से आया, क अपने ही वर्ग की तीसरे अक्षर में बदल गया। जशत्व संधि का अपने अब तो आज लास्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप कंटिन्यूअस देखते चले आ रहे हैं वीडियो तो आप हमारी बात को तुरंत समझ गए होंगे कि जशत्व संधि का कौन सा नियम यहाँ पे लगा हुआ है। और कई बार बता दिया है कि पहला जो वर्ण अगर लिखा हुआ हो किसी भी वर्ग का, यानी कचट तक, क च ट त प, ये 5 कोई भी अक्षर लिखी हो, इनके बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ रहा हो, तो ये जो होता है पहला अक्षर अपनी ही लाइन के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो क ग में बदल गया, ये जसत्व संधि है। और कहते हैं विभिन्न शब्द किससे मिलकर बना है, वि और भ्रन्न शब्द से। तो ये आपके हो गए संधि विच्छेद। इसको और डिटेल में क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि अपन वही चीज अपन पहले ही पार्ट में कर ली है। आगे लिखा है अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनंच लिखत, यानी अधोलिखित पदों के नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनमें छुपा हुआ उनका लिंग, विभक्ति और वचन पहचान के लिखिए। तो जहां पे लिखा हो म हलंत हो, जैसे करेणाम, तो मां हलंत जहां हो तो सबसे पहले तो उसकी विभक्ति हम आपको बता देते हैं कि वैसे अकेला जब मां हलंत लिखा हो तब तो आप कह देंगे जैसे करेणम लिखा हुआ होता, क्योंकि अगर हम हाथी को देखा जाए तो क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। और उसमें अगर मां हलंत लिखा हुआ हो, दुनिया के किसी भी अक्षर में मां हलंत लगा हो, तो समझ लेना कि वो हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन की बात हो रही है। क्या हो रही है, द्वितीय विभक्ति एक वचन की। लेकिन जहां पर आपको नाम, नाम और आम ऐसे अंत में दिखाई दे, क्या लिखा हुआ हो, नाम, नाम, आम, तो ये क्या लिखा है, करिणाम, करिण शब्द में लगा दिया आम, आम, नाम, राम, कहीं पर भी हो तो सबसे पहले तो लिख देना कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। फिर लिंग तो अपन देखते रहेंगे कि करिण शब्द क्या बनना है, अगर आम हटा दिया जाए तो क्या बनना है, कर्ण। और कर्ण कैसा हो रहा है, अ से अंत, और आ से अंत होने वाले अक्षर कैसे होते हैं, अकारांत, तो पुरलिंग शब्द होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पुरलिंग, ठीक है।
6th क्लास का पहला वीडियो देखेंगे तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों को ही हमने वहां पर समझाया हुआ है। नहीं समझाया तो नहीं देखा तो अभी बता दिया, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, जहां पे भी राम नाम आम लगा हुआ हो तो वहां पहचान जाना कि यहाँ षष्ठी विभक्ति है। ऐसे ही अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कस्तूरी। अब कस्तूरी शब्द, तो कस्तूरी में कोई विभक्ति अभी लगी ही नहीं है, मतलब कस्तूरी जैसी की तैसी लिखी, जैसे बालिका को बालिका ही लिख दिया जाता है, नदी को नदी ही लिखा दिया जाता है, तो वो कहाँ लिखा जाता है। तो ऐसा तो सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में जहां पे हमें कोई विभक्ति लगी हुई नहीं दिखे, लता लता जैसी लिखी हुई हो, माला माला लिखी है, बालिका बालिका लिखी है, राधा राधा लिखी है, तो भाई ये ऐसा कहाँ होता है। तो ऐसा हमारा स्त्रीलिंग में कहाँ होता है, अभी बता देते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है, प्रथमा विभक्ति लगी होती है, यानी उसका सिर्फ जब नाम हमें बताना होता है तो स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपको कोई परिवर्तन हुआ नहीं दिखेगा। नदी नदी जैसी लिखी होगी, ठीक है, हमारा मती मती लिखा हुआ होता है, कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। इसीलिए वो कहाँ मिलता है हमें, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में। यहाँ लिखा है युद्धे। अब युद्ध शब्द में एक ही मात्रा, एक ही मात्रा अपन कितना पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक ही मात्रा दिखे, समझ जाना कि ये हमारे सप्तमी विभक्ति एक वचन में है। अब लेकिन हमें ये देख लेना है कि भाई युद्ध जो शब्द बन रहा है वो कैसा बन रहा है, हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो युद्ध अकारांत, तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द में, इसमें हमारी सप्तमी लिखा हुआ है, सप्तमी सही कर लीजिए, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। जैसे घर ग्रहे बन जाता है, विद्यालय विद्यालय बन जाता है, राम रामे बन जाता है, फल फले बन जाता है। तो एक ही मात्रा कहाँ लगती है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में। इसीलिए बोलते बोलते हम हमेशा समझाते हैं तो बोलते आते हैं, देखिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन क्यों बोलते हैं, इसीलिए। अब लिखा है शु, सु, शु, कहीं आपको दिख जाए पहले लिंग बाद में पहचानना, सबसे पहले सु या शु लिखा हुआ हो तो समझ लेना सप्तमी विभक्ति हमारा बहुवचन की बात हो रही है। तो ये तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन तो पहले लिख ही लीजिए। अब अपन देखते हैं क्या लिखा है, सीमांतिनी, सीमांतिनी, तो बड़ी ई की मात्रा कहाँ आ रही है, सीमांतिनी, तो पहले पता ही चल रहा है कि नारियों को कहा जाता है, स्त्रियों को कहा जाता है। नहीं है तो बड़ी ई की मात्रा जो होते हैं कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे बड़े आ की मात्रा वाले प्राय सभी शब्द हमारे कैसे बनते हैं, बड़े आ की मात्रा वाले स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा वाले ज्यादातर सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग मिलेंगे आपको। तो ये क्या लिखा है, शु को अगर हटाएं तो हमें क्या मिल रहा है, सीमांतिनी, अर्थात कैसा, ये स्त्रीलिंग है। और शु, शु या सु कहाँ आता है, कहेंगे सु या शु आते हैं सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, ठीक है। आगे लिखा है बलवंतम, महलंत, तो कैसे क्या अभी कहा था हमने कि महलंत आपको दुनिया में कहीं, जैसे बलवंत और आम नाम तो है नहीं, केवल महलंत दिख रहा है। तो महलंत हमारा कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, वो तो अपन ने देख लिया। और कहते हैं बलवंत शब्द कैसा, बलवंती, बलवंत बन रहा है, बोले बलवंत अकारांत शब्द है यानी पुल्लिंग शब्द, ठीक है। आगे लिखा है शूलपाणी, क्या लिखा है, शूलपाणी ही। अब छोटी ई की मात्रा वाले, अगर आपको कोई स्त्री का नाम अगर ना लिखा हो, मति नहीं लिखा हुआ हो, बुद्धि नहीं लिखा हुआ हो, सती नहीं लिखा हो, सती तो बड़ी की मात्रा का हो जाता है, यानी कि अगर आपको नाम से वो स्त्रीलिंग दिखाई ना दे रहे हो तो छोटी ई की मात्रा वाले हरि, कवि, मुनि जैसे पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे छोटा अ पुल्लिंग होता है तो ऐसी छोटी ई भी पुल्लिंग होती है, ठीक है। तो शूलपाणी यानी शूल को हाथ में लेने वाले कौन होते हैं, शिव, यानी पुल्लिंग बात आ रही है। अब अकेला विसर्ग कहाँ आता है, जैसे अकेला विसर्ग हमेशा कहाँ आता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, जैसे राम में रामः बनता है, बालक बालकः बनता है, तो आप कहेंगे शूलपाणी ही पुल्लिंग शब्द है, और जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में आके सिर्फ विसर्ग उसमें लग गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके लिंग विभक्ति वचनों को आसानी से पहचान जाएंगे। सक्रस्य स्या कहाँ लगा हुआ होता है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन में स्या लगता है, बालकस्य, रामस्य, फलस्य, पुस्तकस्य, विद्यालयस्य।
वृक्षस्य, स्य कहाँ लगता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में। पहचान होती है णाम नाम आम, षष्ठी बहुवचन। शु कहाँ पे, षष्ठी सप्तमी बहुवचन। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखिए हम बार बार कहते हैं कि कई बार क्या है, तो हम 2-4 बार अगर किन्हीं चीजों को पढ़ लें तो देख के ही हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा, शक्र शब्द कैसा आ रहा है, अकारांत है। अकारांत कौन होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सिया कहाँ लगता है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगता है। तो ये आपने पहचान लिए, आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा शब्द रूप पे अपन ध्यान देंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। अब विलोम पदानी योज्यत, यानी विलोम पदों से योजत कीजिए, मिलान कीजिए। जैसे जायते, जायते यानी जन्म होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, म्रियते यानी मर जाते हैं या मरना। वीर, वीर का उल्टा क्या हो जाएगा, कातरह यानी कायर। अशांत यानी अशांत, तो उसका उल्टा हो जाएगा शांता। मूर्खे यानी मूर्ख, तो उसका उल्टा हो जाएगा विद्वभिः। अब आगे लिखा है अत्रैव यानी यहीं, तो उसका उल्टा हो जाएगा तत्रैव यानी वहीं। तत्र यानी वहां, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां। ठीक है। आगच्छति यानी आता हुआ, तो पलायते यानी भागता हुआ। तो ये आपके क्या हो गए, विलोम पद हो गए। अब आगे समानार्थक पदम चित्वा लिखा, समानार्थक पद को चुनकर लिखिए। जैसे करिणाम, तो करिणाम को क्या कहा जाता है, गजानाम। ठीक है, यानी हाथियों का। अब क्यों लगाया, क्योंकि करिण शब्द में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा था, तो उसके समानार्थक जो लिखेंगे, अगर हम कहें कि ये जो हमारा हाथी शब्द लिखा हुआ था, करिणाम शब्द का हमें वैसे पता चल रहा है कि करिण शब्द यहाँ हाथी को बता रहा है, लेकिन इसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है, देखिए नाम आम यानी षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है। तो इसका हमें जो इसका समानार्थक बनाएंगे, जैसे फूल को पुष्प कहा जाता है, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। ठीक है, तो नाम तो एक ही है, समान अर्थ निकल रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग। तो भाई कर्ण को हाथी कहते हैं, तो गज को भी हाथी कहते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि हमने समानार्थक शब्द में नाम लगा दिया, वो इसलिए लगाया क्योंकि हाथी शब्द में का की का बोध लगाने वाली षष्ठी विभक्ति लगी हुई थी। तो अब हमें जैसे इसका होता अर्थ निकल रहा है हाथियों का करिणाम, तो यहाँ पे भी गज शब्द में हाथी में भी षष्ठी विभक्ति, गज में भी षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा गजा नाम यानी हाथियों का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, समानार्थक। समानार्थक बनाए, विलोम बनाए। हमेशा ध्यान करना कि जो विभक्ति हमारे मूल शब्द में लगी है उसका विलोम भी उसी विभक्ति में बनेगा, या उसका समानार्थक या पर्यायवाची भी उसी विभक्ति में बनेगा। अभूत यानी हुआ, तो उसका हमारा समानार्थक हो जाएगा अभवत यानी हुआ। तो देख लीजिए दोनों में ही हमारी समान विभक्ति इसमें लगी हुई है, दोनों ही हमारे लंग लकार में जाएंगे। तो अभूत या अभवत हमारे प्रथम पुरुष एक वचन के ही रूप दोनों लिखे हुए हैं। वंद्या यानी वंदना योग्य, तो वंदनीय भी हमारा, वंदनीया भी शब्द हमारा बन गया कि वंदना की जाए या करनी चाहिए। बुध्यते का भी क्या बनेगा हमारा, अवगम्यते यानी जानने योग्य। घटः किसको कहा जाता है, कुंभः, दोनों में प्रथमा विभक्ति। कहते हैं संजधान, ये शब्द हर जगह थोड़ा गलत लिखा ही है, प्रिंट हुआ ही है गलत, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसका अर्थ हो जाएगा अमारयत यानी मारा। तो ये हमारे हो गए इसके समानार्थक पद। अंतिम बचा हुआ है प्रश्न कि कोष्ठक का कहते हैं कोष्ठकानांतर्गतानाम यानी कोष्ठक के अंतर्गत लिखे हुए पदानाम पदों में या पदों में क्या करना है, उपयुक्त विभक्ति प्रयोगेन, उपयुक्त विभक्ति के प्रयोग के द्वारा अनुच्छेदम पूर्यत, अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। एकः काकः यानी एक कौआ, उड्डयमान आसीत, डयमानः आसीत यानी उड़ रहा था। अब लिखा है आकाश, एक कौआ आकाश उड़ रहा था, एक कौआ आकाश उड़ रहा था। तो आकाश में क्या लिखना चाहिए, क्या बताइए आप, कौन सा चिन्ह आना चाहिए। आकाश को उड़ रहा था, आकाश की उड़ रहा था, आकाश के द्वारा उड़ रहा था, या आकाश में उड़ रहा था, बताइए क्या आना चाहिए। आकाश में आना चाहिए, तो आकाश में सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए, हो जाएगा आकाशी। ठीक है, आकाश में उड़ रहा। तो अब दूसरा क्या लिखा है, कहते हैं तृषार्त यानी
प्यास से, सह प्यास के लिए यानी प्यास की वजह से, सह अन्वेषणम करोति अन्वेषण करता है, अन्वेषण को करता है। किसके अन्वेषण को करता है? अब कहता है, अब यहाँ लिखा है, देखिए समझिएगा इसमें कौन सी विभक्ति आ सकती है जल में। तृषार्तः यानी प्यास से वह जल अन्वेषण को करता है। तो किसको? जल के लिए अन्वेषण को करता है, या जल से अन्वेषण के लिए करता है, या जल के अन्वेषण को करता है? तो किसके अन्वेषण को करता है? तो जल के अन्वेषण को करता है। तो देखिए के अर्थ आ रहा है उसमें, तो हम क्या लगा देंगे? जलस्य, यानी जल के अन्वेषण को करता है। ठीक है। अगर यहाँ पे अन्वेषणम नहीं होता, इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती, तब हम कहते हैं कि जलम यानी जल को अन्वेषण करोति, जल को अन्वेषण करता है, इस प्रकार से। लेकिन अन्वेषण शब्द कर्म बन गया यहाँ पे, तो इसीलिए उसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी गई। अब कहते हैं तदा सह यानी तब वह घड़ा जल पश्यति, घड़ा जल देखता है। अब यहाँ पे क्या आएगा कि घड़ा जल देखता है, तो घड़े शब्द में क्या आना चाहिए? घट शब्द में क्या आना चाहिए? कि घड़े में जल को, तो घट में लगा दीजिए सप्तमी विभक्ति, सो बन जाएगा घटे। और क्या कहता है? जल को। कैसे जल को? अल्प जलम को। तो सिर्फ अल्प जल भी अगर उसमें अपना अल्प जल लिखा हुआ होता तो अल्प जल लिख दीजिए, नहीं हो तो सिंपल जलम लिख दीजिए, यानी जल को देखता है। सह वह उपल यानी ऊपर, आनीय यानी लाने को, पातयति डालता है। अब क्या? सह कहते हैं उपल यानी ऊपर लाने को, आनीय। उपलान क्या कहते हैं? उपलान यानी उपल किसको होता है? कहते हैं पत्थरों को। उपल शब्द का अर्थ क्या होता है? पत्थरों को आनीय ले करके घट में डालता है। उपल यानी वो कंकड़ों को। अब को शब्द जब आ रहा है तो को में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो उपल शब्द में क्या हो जाएगा? उपलान यानी पत्थरों को या छोटे छोटे कंकड़ों को आनीय ले करके घट पातयति घड़े में डालता है। तो मैं की जब विभक्ति वाली बात आ गई तो घट शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा देंगे, कहेंगे घटे यानी घड़े में पातयति डालता है। फिर कहता है जलम यानी जल ऊपरी आगच्छति, जल को, जलम यानी जल को, घटे यानी घड़ा ऊपर आगच्छति ऊपर आता है, तो घड़े में ऊपर आता है। फिर से बात वही आ रही है ना कि जल कहाँ आता है? घड़े में ऊपर आता है। तो मैं अर्थ आ गई, तो क्या कहेंगे? घटे ऊपरी आगच्छति। और काक, जो काक है, कौआ है, सा आनंदम आनंद के साथ में, जलम पीत्वा जल को पीकर, तृप्त्यति तृप्त हो जाता है। तो यहाँ पे काक शब्द में क्या आएगा? क्योंकि काक आनंद के साथ पीकर क्या हो जाता है? आनंद के साथ में तृप्त हो जाता है। तो काक यहाँ पे कौन बनना है? कर्ता बनना है। कर्तृ प्रथमा, कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति लग जाती है। तो काक कैसा है? अकारांत है, तो राम जैसा इसका रूप बना दिया रामः, बालक जैसा रूप बना दिया बालकः। तो इस प्रकार से हमने जैसे जहां मैं का अर्थ आ रहा है तो वहां पे सप्तमी विभक्ति लगा दी, जहां काकी के का अर्थ आ रहा है वहां षष्ठी लगा दी, जहां हमारी कौन सी को का अर्थ आ रहा है वहां द्वितीय लगा दीजिए। विभक्तियों को देखिए, उसके अनुसार चिन्हों को लगा दीजिए। और अब हम अपनी क्या ग्रामर भी आपकी शुरू करने वाले हैं, तो ये चीजें भी अब आपको फटाफट जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी। तो इस प्रकार से कहा जाए आपकी 8th क्लास की शेमुशी, जो शेमुशी नहीं है आपकी है रुचिरा। शेमुशी तो 9th और 10th में है, वो भी साथ साथ चल रही हैं, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, रुचिरा की जगह कभी शेमुशी याद आ जाती है। तो रुचिरा का जो आपका तीसरा भाग है जो एनसीईआरटी ने आपके लिए लगाया है, उसको अपन ने पूरा कर लिया है। अब अपने आती है परिशिष्टम, जो आपका अंत में लिखा हुआ है। आप अपनी बुक को जब पीछे देखेंगे तो उसमें परिशिष्टम करके दिया हुआ है, यानी थोड़ी थोड़ी व्याकरण है उसमें, और भी जो चीज़ें आपके पाठ में आ रही हैं उनको भी हम ऐड करके उसमें और जोड़ के आपको सारी व्याकरण समझा देंगे। ठीक है, तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के आप वीडियोज़ को भी आप ये सब कहाँ पे मिलते जाएंगे? आपको वेबसाइट पे भी मिलते जाएंगे। यूट्यूब पे तो चल ही रहे हैं। करना क्या है? गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने पेज हो जाता है ओपन। आप इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर तो देखेंगे वहाँ पे क्लासेस लिखी होंगी। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसको कीजिए सिलेक्ट। मान लीजिए आपने 8th को सिलेक्ट किया तो आपके सामने 8th के सारे सब्जेक्ट हो गए ओपन। अब उनमें मान लीजिए आपने संस्कृत को किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर के कितने कितने लेक्चर यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। हर एक पार्ट इनमें आपको मिल जाएगा, यानी छोटी छोटी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मान लीजिए आपने पहला वाला क्लिक किया तो इसके 3 लेक्चर्स की लिस्ट आपके सामने हो जाएगी। अब उसमें से मान लीजिए आपने पहले वीडियो को ओपन किया तो पहला वीडियो ओपन हो जाएगा, दूसरे पार्ट को करते तो दूसरा हो जाता, नहीं करते तो यहाँ से नेक्स्ट पेज चले जाएंगे तब भी आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो बात यह है कि कोई भी पार्ट, जब 3-3 4-4 पार्ट बने हुए हैं हर एक चैप्टर के, तो बीच में कई बार क्या होता है प्लेलिस्ट में छूट भी जाती हैं चीज़ें, है ना। जब ये चीज़ हमसे भी हो जाती है, जब हम ढूंढते हैं, कई बार जल्दी में ढूंढ रहे हैं और उस टाइम पे देखा तो सामने ही लिखा हुआ भी नहीं दिखता, ये लगता है अरे मिल ही नहीं रहा इसका पार्ट। तो ये जो परेशानियाँ आ रही थी बच्चों के लिए, इसीलिए आपके लिए वेबसाइट बनाई गई है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं अब अपने कौन सा पार्ट उठाने वाले हैं हम, आपका जो व्याकरण है, ग्रामर का पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।